गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस वर्ष तक भारत के 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है? 2025 तक, 2035 तक, 2030 तक या फिर 2040 तक? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बारे में देखें तो केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना? 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में बैंक जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो मुंबई में आयोजित भारतीय बैंकिंग संगठन की 74वीं आम बैठक के दौरान ये लक्ष्य जो है वो तय किया गया है, जिसमें 1000 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात और 1000 अरब डॉलर का जो है वो सेवा निर्यात शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एक लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा कि भारत जो है वो 2000 अरब डॉलर का निर्यात करेगा। कब तक करेगा? 2030 में करेगा, 2030 तक करेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य में जो इस निर्यात का जो लक्ष्य है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु और सेवा दोनों ही शामिल हैं। जहाँ बात करें इन दोनों की रेशियो की तो वहाँ इन दोनों का जो रेशियो इक्वल है, यानी कि 2000 अरब डॉलर के निर्यात में 1000 अरब डॉलर जो है वो वस्तु निर्यात होगा और वहीं 1000 अरब डॉलर का जो है वो सेवा निर्यात किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी स्टेटमेंट बन सकता है कि जो लक्ष्य रखा गया है 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य, उसमें ऐसे लिख देगा कि सिर्फ वस्तु शामिल है। ऐसा नहीं, वस्तु और सेवा दोनों ही शामिल है और दोनों का जो है इक्वल एक तरीके से रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हाल ही में भारत के किस बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है? HDFC बैंक को, ICICI बैंक को, SBI को या फिर एक्सिस बैंक को? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, HDFC बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में देखें तो HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया है। किसके द्वारा किया गया है? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार HDFC बैंक को यह सम्मान भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में सबसे अधिक वोट मिलने के कारण मिला है। देखिए, एक पोल किया गया, एक सर्वे किया गया, किसके द्वारा? एशिया मनी के द्वारा। ठीक है, ये सर्वे का कुछ आधार था। क्या आधार रहा होगा? कि जो भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जो बैंक हैं, उनके प्रदर्शन के आधार पर। वो प्रदर्शन क्या कि उनका किस तरीके का वित्तीय प्रदर्शन है। ठीक है, उनका वित्तीय प्रदर्शन कैसा है? बैंक है तो बैंक में कस्टमर होंगे, तो जो आपके जो कस्टमर का यानी कि निवेशक है, जो कस्टमर है, उनके साथ उस कंपनी का जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो बैंक है, उनका किस तरीके का संबंध, उनके बीच संबंध अच्छा है या नहीं। जो निवेशक है वो कितना ट्रस्ट कर रहे हैं उस बैंक पे कि हाँ, अगर मैं इसमें निवेश कर रहा हूँ मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर पूरी श्योरिटी है कि मुझे वापस मिलेगा। और फिर जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो प्रबंधन जो टीम है, उनकी उत्कृष्टता के आधार पे, वो उनका प्रदर्शन के आधार पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट CSR जो है, जो CSR जैसे क्षेत्रों में जो उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड, एक तरीके से सामाजिक दायित्व तो होता है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्षेत्र हो, जब वो कंपनियां होती हैं तो जो सोसाइटी, जो समाज होता है, समाज जो होता है उसी के रिसोर्सेज पे एक तरीके से वो अपना कार्य कर रही होती है। तो आप समाज का जब रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगे तो आपका दायित्व भी वो बन जाता है कि समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है, आप समाज को क्या दे रहे हो। तो ऐसे भी मामलों में उस बैंक का, उस कंपनी का कैसा प्रदर्शन रहा है, ये सब आधार पर एक पोल किया गया, एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में जो है सबसे अधिक जो वोट मिला वो HDFC बैंक को मिला और इसी कारण से उसको भारत का समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे तो एक तरीके से देखा जाए सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या था? देश और क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों की पहचान और उन्हें पहचानना है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नो क्रेडिट कार्ड वेरिएंट के एक समूह की पेशकश करने के लिए वीज़ा के साथ समझौता, वीज़ा के साथ भागीदारी की? डायरेक्ट ऐसे पूछ लीजिए कि मतलब कोई किस बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी की है। तो आईसीआईसी बैंक ने किया, यूको बैंक ने किया है, एक्सिस बैंक ने किया या फिर येस बैंक ने किया है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि येस बैंक ने नो क्रेडिट कार्ड वेरिएंट के समूह की पेशकश के लिए वीज़ा के साथ जो है वो भागीदारी की है। तो यस बैंक ने पेमेंट प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की, ठीक है, पेमेंट प्लेटफॉर्म पर। तो एक तरीके से जो देखा जाए तो ये जो यस बैंक है वो लगातार अपने ग्राहकों को जितने भी क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो कुछ भी सुविधा है वो देने का प्रयास कर रहा है, और इसी क्रम में देखा जाए तो उसने वीज़ा के साथ क्या किया है, एक साझेदारी की है। इसमें देखा जाए साझेदारी में तो इसके सभी सेगमेंट को कवर करने वाले वीज़ा प्लेटफॉर्म पर नो क्रेडिट कार्ड वेरिएंट भी शामिल है, ठीक है। इस पे देखा जाए एस बैंक के बारे में, तो एस बैंक जो है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान के साथ प्रौद्योगिकी एकीकरण के रूप में रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। तो एक तरीके से यस बैंक जो है एनपीसीआई के भी साथ वो एक तरीके से समझौता करें किस चीज़ के लिए, रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सह ब्रांडेड रूप कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ साझेदारी किया है, कौन से बैंक ने सह ब्रांडेड रुपए यानी कि कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए? बड़ौदा बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कैनरा बैंक ने या फिर एक्सिस बैंक ने? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि एसबीआई ने बीपीसीएल के साथ साझेदारी की है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए। और इसके बारे में देखें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने बीपीसीएल, एसबीआई कार्ड सह ब्रांडेड रूप कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर के साझेदारी की है किसके लिए, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। और इस कार्ड के जरिए ग्राहक पेट्रोल और डीजल पर होने वाले खर्चों में बचत कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे, मान लीजिए जैसे कि आपने पेट्रोल पंप पे आप गए, पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल अपने गाड़ी में भरवा रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ पे करेंगे। मान लीजिए 100 रुपये का आपने पेट्रोल भरवाया, तो 100 रुपये का पेट्रोल भरवाएंगे तो अगर आपने इस कार्ड का इस्तेमाल किया, जो क्रेडिट कार्ड जो जारी किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीपीसीएल ने मिलकर के इनकी साझेदारी से, तो जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाएंगे तो 100 रुपये का, तो उसमें क्या होगा 13 गुना जो है आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, 13 गुना इनाम के रूप में पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो इस पॉइंट को फिर से इस्तेमाल कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, बचत होगी आपकी, ठीक है। इस कार्ड के द्वारा बचत किया जाएगा। तो एक तरीके से इस कार्ड से जो कस्टमर को फुल सेविंग बचत के साथ साथ और भी कई तरीके के फ़ायदे मिलेंगे भाई। और कौन से फ़ायदे हैं, इसके अलावा जो कार्ड धारक होगा उनको अन्य खर्चों पर भी बचत कर सकेंगे, जैसे जिसमें किराने का सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, खाना खाने, सिनेमा पर होने वाले खर्च। तो जैसे कि आप ग्रॉसरी के शॉप पे जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए, आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रहे हैं, आप कहीं मूवीज़ देखने जा रहे हैं, आप डाइनिंग पे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में मान लीजिए आपने खर्चा किया 1000 रुपये, कहीं पे अभी आप गए 1000 रुपये का आपने खर्चा किया, तो इस खर्चे पे क्या होगा कि आपको 5 गुना जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में मिलेगा। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं फ्रेंड, रिदम के लिए, जैसे आप नेक्स्ट टाइम कुछ और खरीदोगे तो उस पॉइंट को अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरीके से आपको सेविंग होगी, आपके पैसे की बचत ही होगी ना, जब आपको कुछ रिवॉर्ड के रूप में कुछ पॉइंट मिलेगा। अक्सर आप लोग ऑनलाइन जब अगर शॉपिंग वगैरह करते होगे, मंत्रा से करते होगे, तो फ्लिपकार्ट से करते हो, किसी से भी करते होगे, तो जब आप परचेजिंग करते होगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते होंगे, उन पॉइंट को ऐड करते जाओ, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ शॉपिंग करोगे तो उस पॉइंट्स के को आप ऐड कर दोगे तो उससे आपको कुछ छूट मिल जाएगी। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी होगा, ग्रॉसरी के शॉप पे, सिनेमा हॉल में, डाइनिंग पे जा रहे हो या फिर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको छूट दी जाएगी। इन दोनों जो कंपनियों ने जो समझौता किया है उसके द्वारा जो जारी किया जाएगा कार्ड, उस कार्ड के इस्तेमाल से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कोकोस कीलिंग आइलैंड किस देश में स्थित है। देखिए एक प्रश्न मैं ज्योग्राफी से संबंधित जरूर पूछती हूँ, एक तो ये आपका करंट भी हो जाएगा और दूसरा आपका ज्योग्राफी से संबंधित हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, अक्सर ऐसे प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं वो जरूर प्लेसेस पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं ज़रूर एक चीज़ ऐड करती हूँ इसमें। तो देखिए कोकोस कीलिंग जो आइलैंड है वो कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर फिलीपींस में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कोकोस कीलिंग आइलैंड। देखते हैं चर्चा में क्यों है ये।
तो हाल ही में चर्चा में रहा कोकोस कीलिंग द्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भाई क्यों चर्चा में हो तुम ये भी बता दो। तो ऑस्ट्रेलिया इस द्वीप पर इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित करेगा ताकि वो भारत को उनके गगनयान मिशन के लिए सहायता प्रदान कर सके। देखिए अभी आने वाले जो इस समय हम वर्तमान में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो देखा जाए संबंध काफ़ी प्रगाढ़ होते देख रहे हैं। काफ़ी ये दोनों देश एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को देखा जाए तो जितने भी कई क्षेत्रों में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं बढ़ावा देने के लिए। इसी क्षेत्र में देखा जाए जो एक तरीके से जो अंतरिक्ष संबंधित जो क्षेत्र है, जो स्पेस संबंधित जो क्षेत्र है, जो रिसर्च संबंधित जो क्षेत्र है, इसमें भी जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है भारत का। और भारत का एक मिशन है गगनयान मिशन, उसमें आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपने कोकोस कीलिंग आइलैंड की जगह पे उसने एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने के लिए इसरो को अलाउ किया है कि इसरो जो है वहाँ पे ग्राउंड स्टेशन स्थापित करे, जिससे कि जो भारत का आगामी जो गगन मिशन है उसमें उसे सहायता मिल सके। ठीक है, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव मिशन है जिसके साथ 2022 में मानव युक्त गगनयान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, मानव युक्त जाएगा। ठीक है, मतलब कोई गगन तरीके से अंतरिक्ष में मानव भेजा जाएगा इस मिशन के तहत, गगनयान मिशन के तहत, जो कि 2022 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है किस संस्था के द्वारा सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम विकसित किया गया है? CMERI, इसरो, DRDO या फिर बार। तो फ्रेंड ये करेक्ट आंसर है देखा जाए ए, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम विकसित किया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो हाल ही में हरित और वायु प्रदूषण मुक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम जो है वो विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस है, हरित और प्रदूषण मुक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए। देखा जाए सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक संस्था है। ठीक है, इसकी ही संस्था है CSIR की। इसके बारे में देखें तो यह सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी एक सौर ऊर्जा आधारित खाना पकाने की प्रणाली है। खाना पकाने एक तरीके से देखें तो इसके माध्यम से घरेलू वायु प्रदूषण को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी। और इसमें देखा जाए तो सोलर PV पैनल, चार्ज कंट्रोल, बैटरी बैंक और कुकिंग ओवन भी शामिल है। बात कर ले CSIR के बारे में फ्रेंड्स, CSIR के बारे में तो एक तरीके से ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि संगठन है। और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका केंद्र देख लीजिए नई दिल्ली में है। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से जो सोलर कुकिंग जो सिस्टम विकसित किया गया है ये काफ़ी उपयोग होगा। इसका उपयोग देखा जाए तो जैसे एक लक्ष्य है 200 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा गया है, सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, उसको भी प्राप्त करने में काफ़ी उपयोगी होगा। वहीं देखा जाए तो लगभग 290 मिलियन जो टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसको भी रोकने, उसको भी बचाने में काफ़ी ज़्यादा ये सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार कितने राशि का होगा? तो प्रतिभूति नोट जारी करने के लिए कितने न्यूनतम जो टिकट का आकार है वो कितने राशि का होगा? 50 लाख का होगा, 2 करोड़ का होगा, 3 करोड़ का होगा या फिर 1 करोड़ का होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1 करोड़ रुपए का होगा। प्रतिभूति नोट जो जारी करने के लिए जो न्यूनतम टिकट का आकार होगा वो 1 करोड़ रुपए होगा। इसके बारे में देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मानक अस्थियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार प्रतिभूतिकरण जो नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार जो है वो 1 करोड़ रुपए का होगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्था के द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? क्वांटम प्रौद्योगिकी पर IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT कानपुर। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, IIT दिल्ली के द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और इसके बारे में देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी पर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, की स्थापना की है।
और यह आईआईटी दिल्ली में आयोजित गतिविधियों का समन्वय करेगा। ये जो केंद्र उत्कृष्टता केंद्र है, मुख्य जांचकर्ताओं को अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए डीएसटी और अन्य फंडिंग एजेंसियों से समर्थन प्राप्त करने में मदद करेगा। तो एक तरीके से देखा जाए फ्रेंड, इसके जरिए जो है आईआईटी जो दिल्ली है वो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम जो संचार, जो भी कुछ आपका सेंसिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, क्वांटम मटेरियल हो गया, उपकरण, इन सब चीज़ों पे कार्य करेगा। और एक तरीके से देखा जाए जितने भी सारे उनका समर्थन प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करेगा। एक्चुअली डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, आईआईटी दिल्ली संस्थान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत ने किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए नेपाल के साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है, भूटान के साथ किया है, या फिर जापान के साथ किया है? करेक्ट आंसर है सी, भूटान के साथ जो है छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया भारत ने। यहाँ पे देखा जाए तो भारत ने भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए क्रियान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किया है। समझौते पर इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक सचिव आर उमा महेश्वरन और भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार विभाग के सचिव जिग्मे तेंजिंग ने एक वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह पर दस्तखत की है। इसमें देखा जाए तो इस उपग्रह के संयुक्त विकास की जो परिकल्पना है वो 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान किया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत और भूटान के बीच जो अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग है, अंतरिक्ष क्षेत्र में जो सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का, ये एक नया आयाम होगा, नए तरीके से कि अब दोनों देश जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत एक तरीके से सहयोग करेगा भूटान को अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था के द्वारा फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, या फिर वित्त आयोग के द्वारा? करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके बारे में देखा जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नामक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी गई है। इस प्रणाली का उपयोग अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को हस्तांतरित करने हेतु किया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से फ्रेंड देखो, इसका एक चीज़ समझो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा वो किया है, जताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से दुख जताया, चिंता जताई है किसके लिए, जो जमानत मिल जाता है। जैसे कैदियों को देखो जमानत मिल जाती है, जमानत मिलने के बावजूद भी जो कैदी होते हैं ना वो जेल से रिहा नहीं हो पाते हैं। और उसका कारण क्या होता है कि जो आदेश है, जो कोर्ट का अंतरिम आदेश है वो पुलिस स्टेशन तक समय से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फास्टर प्रणाली को लागू करने का आदेश दिया। इस प्रणाली से क्या होगा, इस प्रणाली के लागू हो जाने से जो भी कुछ जो अदालत का फैसला होगा, जैसे कोई कैदी है वो जेल के अंदर है, उसका रिहाई हो चुकी है, जो भी अदालत का जो फैसला है वो तेज़ी से उसकी जानकारी जो है वो मिल सकेगी, इन पुलिस स्टेशन पे जा सकेगी। और जितना तेज़ी से उनको जानकारी मिलेगी उतने ही तेज़ी से वो शीघ्रता से उसका अनुपालन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कोर्ट के द्वारा फास्टर यानी कि जिसका फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो इसमें देखा जाए फास्टर प्रणाली में सुरक्षित जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के जरिए स्थापित अंतरिम आदेश, संस्था जो स्थगन आदेश, जमानत आदेश, कार्रवाइयों का रिकॉर्ड भेजा जा सकेगा। तो देखा जाएगा इस प्रणाली के जरिए क्या होगा कि जितने भी जो जांच एजेंसियां हो गई, जो जेल अथॉरिटीज़ हो गई, जो हाई कोर्ट्स हो गए, जैसी जगहों पे जो है जो भी कोर्ट का सम्मन है, जो कोर्ट के अंतरिम आदेश हैं, जो स्टे हैं, जो जमानती आर्डर हैं, या फिर जो जमानत के जो परवाने हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, फ़ौरन जो है उनको भेजा जा सकेगा। और जितना ज़्यादा उनके पास, जितनी तेज़ी से उनके पास ये जाएगा, उतनी तेज़ी से ये जो कैदी हैं वो इतने समय रहते ही वो क्या होंगे, रिहा कर दिए जाएंगे। तो इस अदालत के फैसले को तेज़ी से जानकारी मिल सकेगी और उनका शीघ्र ही क्या होगा, अनुपालन हो सकेगा। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको आदेश या उनको बोला है कि वो प्रत्येक जेलों में तेज़ गति के साथ इंटरनेट सुविधा मुहैया कराएं, ताकि जो ये चुनौती आ रही, जो चिंता है, खास करके ये जो दुर्दशा होती है उन कैदियों की जो
कोर्ट की रिहाई के बावजूद भी वो जेल में पड़े रहते हैं, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है वो समय से इन पुलिस स्टेशनों पे नहीं पहुंच पाता है। तो जब आप उनको इंटरनेट से जोड़ेंगे, इंटरनेट सुविधाओं से, तो तेज़ी से कोर्ट के सारे आदेश पहुंच सकेंगे और इससे जो है जो कार्रवाई है वो तेज़ी से हो सकेगी। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जिनका पूरा नाम देख लीजिए, नुत्तल पाटिल वेंकट रमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ देता है। तो ये जो आपका एन.वी. रमन्ना है इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं और ये चौथे नंबर के 48वें नंबर के हैं। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जेलों और अन्य संबंधी अधिकारियों को ई प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के लिए जेलों में व्यवस्था, जैसे कि तेज गति के साथ इंटरनेट सुविधा का निर्देश दिया है, व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि नेक्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। ठीक है, उनका नाम बताइए। तो इस तरीके से था फ्रेंड हमारा आज के जितने भी 10 क्वेश्चन थे। अब आज फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे में देखते हैं कि सीबीएसई ने आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर के विज्ञान गणित की अवधारणा को उजागर करने के लिए ऑनलाइन श्रृंखला शुरू किया है, जिसका नाम है एकलव्य। ठीक है, तो एकलव्य किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीबीएसई के द्वारा। किस आईआईटी संस्था के साथ मिलकर के? आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर के। उद्देश्य क्या है? विज्ञान गणित की अवधारणाओं को उजागर करना। विश्व नदी दिवस हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? 26 सितंबर को मनाया गया, जो कि कब मनाया जाता है? प्रत्येक सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। और इस बार 26 सितंबर को रविवार था सितंबर का, जिसमें विश्व नदी दिवस मनाया गया। पुस्तक है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज एसोसिएट विद इंडिया, के लेखक कौन है? विजय गोखले हैं। ठीक है, हाउ द चाइनीज एसोसिएट विद इंडिया, विजय गोखले। नेक्स्ट है नागालैंड की फसल, जिसे 1999 के जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के तहत कृषि उत्पादों के तहत भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या नाम है उसका? नागा कुकुम्बर, जिसे नागा खीरा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं कौन? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जनरल बिपिन रावत जो है अभी हाल ही में ये पोस्ट जो है क्रिएट की गई है। उस पोस्ट पे जो स्टाफ पहले जो बने हैं, चीफ बने हैं, वो बने हैं जनरल बिपिन रावत। संघ शासित प्रदेश जो हाल ही में कृषि के संदर्भ में 100% जैविक राज्य जो जैविक घोषित किया गया है वो है लक्षद्वीप। देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, संघ शासित प्रदेश है ये, संघ शासित प्रदेश, और ये 100% जैविक घोषित किया गया है लक्षद्वीप है। चलिए आप मुझे बताइए 100% जैविक घोषित किए जाने वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए भारतीय तीरंदाज को चुना गया है। क्या नाम है? अभिषेक वर्मा को। ठीक है, अभिषेक वर्मा को विश्व तीरंदाजी एथलीट समिट के लिए चुना गया है, भारतीय तीरंदाज को चुना गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित कौन है? अनामिका जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तूफान जो कि आया हुआ है जिससे कि भारत के पूर्वी तट, विशेषकर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों और दक्षिण उड़ीसा के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे उसका नाम है चक्रवाती तूफान गुलाब। ठीक है, चक्रवात तूफान है जो कि गुलाब है, जो किसको प्रभावित कर रहा है? भारत के पूर्वी तट, खासकर जो आंध्र प्रदेश हो गया, खासकर जो आपका उड़ीसा, ये सारे क्षेत्रों को ये प्रभावित कर रहा है गुलाब, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? एप्पल के सह निर्माता स्टीव व्रांजियाक के द्वारा। ठीक है, व्रांजियाक के द्वारा लॉन्च किया गया है प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्टार्टअप। ठीक है, लॉन्च किया गया स्पेस स्टार्टअप है ये। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया है वो 26 सितंबर को मनाया गया है। FM रूसी ग्रैंड प्रिक्स, रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है, मर्सिडीज ग्रैंड, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये 100 टाइम्स हुआ है, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रूसी ग्रैंड प्रिक्स कौन बने हैं इस बार के विजेता रहे हैं? लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया गया है 27 सितंबर को मनाया गया था। तो ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। आलू को झुलसा रोग से बचाने वाले जीवाणु की खोज करने वाला विश्वविद्यालय है नरेंद्र देव कृषि
विश्वविद्यालय जो कि कहाँ स्थित है, अयोध्या में स्थित है। ध्यान रखिएगा आलू को झुलसा रोग से बचाने के लिए। देखिए फसलों को ना कुछ रोग लगते हैं तो वो फसलों से जो रोग संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, तो कृषि जो है एग्रीकल्चर को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा बनते हैं, खासकर जब आप आरओ वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो झुलसा रोग देखिए आलू में हो रहा है, उस रोग से किस कारण, किस जीवाणु के कारण हो रहा है, इस खोज को करने वाला जो विश्वविद्यालय है कौन है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ स्थित है, अयोध्या में स्थित है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कौन है, वो आपके अरोड़ा शुक्ला, ठीक है, इनको नामित किया गया है, पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आईआईटी के प्रोफेसर हैं अरुण शुक्ला। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का मंडल जहां प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, कहाँ पे बनाई जाएगी, बरेली में, ठीक है। 105 किलोमीटर लंबी सड़क होगी जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बनाई जाएगी, ठीक है, वेस्ट से। देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम विकसित किया जाएगा, कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। गंगा ग्राम विकसित किया जाएगा वाराणसी में, पहला मॉडल गंगा ग्राम। प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन सा, विकल्प वेब पोर्टल। ध्यान रखिएगा जो आपका विकल्प वेब पोर्टल है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्यों, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने के लिए, ठीक है। तो ये शिक्षा से संबंधित है आपका विकल्प वेब पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारे आज के जितने भी करंट थे वो सारे हम लोगों ने देखे। फ्रेंड आप लोग आंसर देना कम कर दिए हैं, मुझे लगता है कि आपका जो मतलब एक उत्साह वो कम हो रहा है। मैंने आपसे हमेशा बोला फ्रेंड अगर आप लेक्चर्स को देखते हो तो एक ही आंसर करो, लेकिन करो, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और एक चीज़ और, हाँ, जो आपको बहुत से लोगों को PDF नहीं अवेलेबल हो रही है फ्रेंड, मैं जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है डिकोड एग्ज़ाम देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाकर के डिकोड एग्ज़ाम ग्रुप पे जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली जितने भी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है उसकी जो PDF है वहाँ पे अपलोड हो जाती है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिकोड एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप पे देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।